हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है। ओके। इस कहानी के अंदर मनुष्य के जीवन में अकेलापन बहुत होता है, उसको बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में अकेलापन बहुत दुखदायी और असहनीय होता है। प्रस्तुत कहानी में अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग रही एक महिला का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। वह महिला अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने पड़ोसियों और अपने आसपास रहने वाले लोगों की खुशी अथवा गमी के आयोजनों में बिना बुलाए प्रेमपूर्वक शामिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह अकेली होती है, तो उसको किसी का न्योता या किसी का निमंत्रण ये ज़रूरी नहीं लगता। वो बिना बुलाए ही सबके कार्यक्रम में चली जाती है। इस प्रकार जी तोड़ मेहनत करती है मानो उसी का आयोजन हो। एक बार तो उसने अपने एक पुराने रिश्तेदार की एक लड़की की शादी में शामिल होने और कन्या को उपहार देने के लिए अपने मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच दी थी, पर उसे न्योता तक नहीं मिला। उसी कहानी को आगे विस्तृत रूप में बताया गया है। अब सोमा बुआ जिस पर कहानी आधारित है। सोमा बुआ के परिवार में वे और उनके सन्यासी पति है। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसकी जवानी में मृत्यु हो गई थी। उनके पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा लगा कि वे सोमा बुआ और घर बार दोनों का त्याग कर सन्यासी बन गए। अब सोमा बुआ 20 वर्ष से एकांकी जीवन जी रही है। सोमा बुआ अपनी ज़िंदगी आसपास के लोगों में हिल मिलकर जैसे तैसे काट रही है। किसी के घर मुंडन, छट्टी, जनेऊ, शादी, गमी, कुछ भी हो, वे बिना बुलाए वहाँ पहुँच जाती है। जी जान से वहाँ पर काम करती है जैसे कि उसी का घर हो। फिर एक बार सोमा बुआ बताती है कि किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में उन्होंने उनका कितना काम संभाला था। वे अपने सन्यासी पति जो साल में एक बार 1 महीने के लिए उनके पास रहने आते थे, तो एक बार जब सोमा बुआ किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में गई तो उनके पति ने उन्हें बहुत भला बुरा सुनाया। तो वो बताती है कि किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में उनका कितना काम संभाला था उन्होंने। किशोरी लाल बोले, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती, तुमने आज लाज रख ली। क्या बताऊँ, वहाँ गीत वाली औरतें मुंडन बन्ना बन्नी के गीत गा रही थी। समोसे कच्चे ही उतार दिए गए थे, ज़रूरत से ज़्यादा बना दिए थे। गुलाब जामुन इतने कम थे कि एक पंगत में भी पूरे न पड़ते। उस समय खोया मंगाकर नए गुलाब जामुन बनवाए। वो सब सोमा बुआ ने ये सारा काम संभाला, जिससे किशोरी लाल ने सोमा बुआ को शाबाशी दी। सोमा बुआ के सन्यासी पति 11 महीने हरिद्वार में रहते थे और दिन दुनिया रिश्तों नातों से कुछ लेना देना नहीं रखते थे। वे हर साल 1 महीने के लिए अपनी पत्नी सोमा बुआ के पास आकर रहते थे। उनके पति का व्यवहार बहुत ही बुरा था सोमा बुआ के प्रति। महीने भर के लिए आने पर एक से सोमा बुआ के साथ उनकी कहासुनी होती है। वे सोमा बुआ से कोई स्नेह नहीं रखते हैं। उनके आने पर सोमा बुआ का पास पड़ोस में घूमना और किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता है। उनके पति को सोमा बुआ का ये बर्ताव पसंद नहीं आता कि वह बिना बुलाए किसी के घर जाए। सोमा बुआ 2 मीठे बोल को तरस जाती है। सन्यासी जी को सोमा बुआ का बिना बुलाए किसी के घर जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। एक दिन सोमा बुआ प्रसन्न मन से सन्यासी जी से कहती है कि देवर जी के ससुराल की किसी लड़की की शादी उनके गांव में हो रही है। वे लोग यहीं आकर शादी करेंगे। वे कहती है कि देवर जी को तो मरे अरसा हो गया है, पर वे लोग समधी ही है, वे तुम्हें भी बुलाए बिना नहीं रहेंगे। तो सोमा बुआ कहती है कि समधी लोग तो हमें बुलाएंगे ही ना, वो कैसे नहीं बुलाएंगे। सन्यासी जी सोमा बुआ की बात सुन लेते हैं पर जवाब कुछ नहीं देते, क्योंकि सन्यासी जी को पता था कि वे लोग नहीं बुलाएंगे। पर सोमा बुआ को ऐसा था कि समधी है, देवर को मरे तो बहुत साल हो गए, लेकिन समधी तो समधी ही होते हैं, लेकिन वो हमें ज़रूर बुलाएंगे। फिर उनके पड़ोसन में सोमा बुआ के पड़ोसन में राधा रहती है। तो वो सोमा बुआ पड़ोसन राधा से सलाह करती है
कि नए फैशन में लड़की को क्या दिया जाए। तो सोमा बुआ को समझो कि लड़की के वहाँ शादी में जाना होता है, तो उसके उपहार में देने के लिए वह राधा से सलाह मांगती है। फिर वे राधा पर ही छोड़ देती है कि जो उसे ठीक लगे लड़की को उपहार में देने लायक चीज़ खरीद कर ला दे। पर सोमा बुआ के पास इतने पैसे नहीं होते, तो सोमा बुआ राधा को पैसे देने के लिए अपना बक्सा खोलती है। उसमें केवल 7 रुपये मिलते। उनकी नज़र उस अंगूठी पर जाती है। 7 रुपये में तो कुछ खरीदा नहीं जा सकता, तो वह जो उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी वह अंगूठी। उन्होंने 5 रुपये और वह अंगूठी अपने आंचल में बांध लिया। उन्होंने अंगूठी राधा को देकर कहा, ये अंगूठी ले और इसे बेचकर लड़की को देने लायक जो खरीद सके वो खरीद के लिया। फिर शादी में जाने के लिए उसने बहुत ही तैयारी की। सोमा बुआ ने कुछ और भी तैयारी, जैसे कि नई चूड़ियाँ, ये सब सोमा बुआ ने अलग से रख दी पहनने के लिए। सोमा बुआ ने चूड़ीहार से 1 रुपये की हरी लाल चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन ली। राधा अंगूठी बेचकर चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का एक कपड़ा लाकर सोमा बुआ को दे देती है। बुआ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। बुआ बहुत खुश थी क्योंकि उसको समझो कि वहाँ शादी में जाना होता है। इस प्रकार उपहार भी आ जाता है। राधा अंगूठी बेचकर साड़ी, ब्लाउज और लाल कपड़ा लाकर भी सोमा बुआ को दे देती है। इसके कारण सोमा बुआ को अंगूठी बेचने का गम भी नहीं रहता है। अब राधा सोमा बुआ से शादी में जाने के समय के बारे में पूछती है, तो सोमा बुआ कहती है कि नए लोग हैं इसलिए ऐन मौके पर बुलावा देंगे। वैसे 5 बजे का मुहूर्त था शादी का। बुआ ने थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल और थोड़े से बतासे सजाकर राधा को दिखाया। अब शादी में जाने के लिए सोमा बुआ तैयार हो गई थी। उसने सब थाली वाली सब सजाती थी, लेकिन 3 बजे के करीब बुआ छत पर पहुंचकर अनमने भाव से घूमने लगी। छत पे गली में नज़र फैलाए इस तरह खड़ी रही जैसे कि बुलाने की प्रतीक्षा कर रही हो। और 7 बज गए थे, अभी तक सोमा बुआ को कोई बुलावा नहीं आया था। सोमा बुआ इस तरह से इंतज़ार करती करती शाम की 7 बजे तक छत पर ही खड़ी रहती है, लेकिन उनको कोई बुलावा नहीं आता है। सोमा बुआ निराश होकर छत से नीचे आ जाती है। उन्होंने अपने हाथ में चूड़ियाँ निकाली और थाली में सजाई सारी चीज़ें जतन से संभाल कर अपने संदूक में रख देती है। फिर बुझे दिल से वे अंगीठी जलाने बैठ जाती है। ओके, थैंक यू।